हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं माई ऑब्सेस माफिया का पार्ट 2 स्टार्ट करूँगी, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। और ते आज जेके के बारे में सोचकर सारी डिटेल हमें बता देगा कि कैसे वो जेके से पहली बार मिला था। तो चलिए इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। वह खुद से कहता है, कैसे भूल सकता हूँ मैं उस रात को जब मेरी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया था। 31 दिसंबर की वो रात जब सारी दुनिया नया साल मना रहा था और मैं अपनी ज़िंदगी का अंत करने जा रहा था, तभी मुझे वह मिली अंधेरों में एक रोशनी की तरह। दरअसल किम तेहन का भी एक राज है। आज से लगभग 3 साल पहले किम तेहन अपनी परेशानियों से हताश होकर सुसाइड करने पुल पर जाकर खड़ा हो जाता है। वह उस पुल पर खड़ा होकर अपने जीवन की कश्मकश में उलझा हुआ था और आत्महत्या जैसे ख्याल को अपने दिमाग में ला रहा था कि तभी एक लगभग 18 साल की दुबली पतली सी लड़की आइसक्रीम खाते हुए उसके पास आती है और उससे कहती है, सुसाइड करना चाहते हो? यहाँ से कूदकर अपनी परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हो? अच्छा है, कूद जाओ। इसी बहाने धरती से कुछ बोझ तो कम होंगे। वैसे भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। मैं तो कहती हूँ, तुम अकेले क्यों कूद रहे हो? अपने पूरे परिवार को यहाँ ले आओ और सबके साथ ही छलांग मार दो। उस दुबली पतली लड़की ने पिंक हुडी पहनी हुई थी। उसका पूरा चेहरा उस हुडी से ढका हुआ था। वह भी उस पुल के ऊपर दोनों तरफ पैर करके बैठ जाती है और तेज से कहती है, वैसे एक बात बताओ, तुम सुसाइड करना क्यों चाहते हो? ते कोई जवाब नहीं देता। वह लड़की तेज से कहती है, जरूर कोई बड़ी परेशानी रही होगी, इसीलिए तुम इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सुसाइड करने से तुम्हारी सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी? और तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार को क्या होगा? क्या वो परेशानी तुम्हारे परिवार के ऊपर आकर नहीं गिरेगी? क्या वो परेशानी तुम्हारे परिवार से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम इससे ज़्यादा तवज्जो दे रहे हो? तुमने जीवन की आस छोड़कर मौत का दामन थामने का फैसला कर लिया है। ज़रूर इस परेशानी में कुछ तो बात होगी जो तुमसे तुम्हारे परिवार का आंचल भी छुड़वा रही है। लेकिन क्या कभी सोचा है तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे परिवार का क्या होगा? तुम्हारी फैमिली में जो तुम्हारी माँ बाप और भाई बहन होंगे, या कोई ऐसा जिसे तुम बहुत प्यार करते होगे, वह तुमसे बहुत प्यार करता होगा, क्या तुम्हारे जाने के बाद वह जी पाएंगे? ते उस लड़की से कहता है, तुम्हें क्या पता मुझे क्या परेशानी है और मैं क्यों इस फैसले को लेना चाहता हूँ। तुम तो चुपचाप बैठकर पुल पर मज़े से आइसक्रीम खा रही हो इस ठंड के मौसम में। भला आइसक्रीम कौन खाता है? और तुम इस पुल के ऊपर बैठकर मुझे भाषण दे रही हो। अगर ज़रा भी पैर लड़खड़ाया तो मेरे से पहले तुम ही ऊपर पहुंच जाओगी। वह लड़की हंसते हुए तेज से कहती है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे नसीब में अभी मौत नहीं लिखी है। मैंने यह कोशिश पहले भी 2 बार कर ली है और मैं दोनों बार ही फेल हो चुकी हूँ। ते ने हैरानी से कहा, फिर तुमने तीसरी बार कोशिश क्यों नहीं की? वह लड़की हंसते हुए कहती है, नहीं, क्योंकि तीसरी बार मैंने अपनी ज़िंदगी को मौका दिया और तुम्हें मौका दे रही हूँ। एक बार फिर सोच लो, और अगर मरना ही चाहते हो तो पहले अपने पूरे परिवार को मार देना, ताकि तुम्हारे पीछे रोने वाला कोई ना बचे। वैसे भी तुम्हारे जाने के बाद उन लोगों का जीवन मौत से भी बदतर हो जाएगा। ते उस लड़की को बताता है, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। पिताजी की मौत 1 साल पहले हो गई थी। वह मुझे बहुत प्यार करते थे। फिर मेरी माँ थी, लेकिन न जाने क्यों उन्हें किसी और से शादी कर ली और वह आदमी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं उसे अपने पिता के रूप में देखना नहीं चाहता, इसलिए मैं मरकर अपने पिता के पास जाना चाहता हूँ। यह सुनकर वह लड़की और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी और तेज से कहती है, बस इतनी सी बात पर तुम्हारे पिता
जिस जीवन से चले गए, तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी माँ का जीवन भी खत्म हो गया। उन्हें भी अपना जीवन जीने का पूरा हक है और एक औरत होने के नाते उन्हें भी एक जीवन साथी के सहारे की ज़रूरत है। तुम उनके बेटे होकर जब इस बात को नहीं समझोगे तो दुनिया को तो तुम्हारी माँ जवाब देते देते थक जाएगी। कभी सोचा है तुम्हारे मरने के बाद सारी दुनिया तुम्हारी माँ से सवाल पूछेगी कि भला उनके बेटे ने सुसाइड क्यों किया। तुम्हारी माँ जीवन भर खुद को कोसती रहेगी, क्योंकि उसके शादी करने के कारण ही उसके बेटे की मौत हो गई। वह जी भर कर रो भी नहीं पाएगी। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी माँ घुट घुट कर जिए? उन्हें भी हक है अपनी खुशियों को जीने का। तुम्हें भी उनकी खुशियों में खुश होना चाहिए। तब अब बड़े हो गए हो, ना कि बच्चे हो कि तुम्हें छोटी छोटी बात पर आत्महत्या करने चले आओगे। इस दुनिया को देखो, खूबसूरत तारों को देखो। अभी तुम्हारे जीवन में बहुत खुशियाँ बाकी हैं, लेकिन उन खुशियों को महसूस करने के लिए तुम्हारा जिंदा रहना ज़रूरी है। देखो खुद को, लगभग 20 साल के हो गए तुम, जो ऐसे समय में यहाँ पर आए हो जब तुम्हारे पास भी तुम्हारा जीवन साथी होगा। उस समय तुम्हारी माँ अकेले रह जाएगी। अगर तुम्हारी माँ किसी से शादी करके अपनी दुख सुख को बांट भी रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए। जैसे मैंने अपनी खुशियों को दोबारा मौका दिया है, वैसे तुम भी दो। इसके बाद वह लड़की अपनी आइसक्रीम के इम्तिहान को देते हुए उसे कहती है, इस आइसक्रीम को खाओ और ठंडे दिमाग से सोचो, क्या तुम्हारा यह फैसला सही है? आशा है इसकी ठंडक तुम ही सही फैसला लेने की मदद करेगी। अब मैं चलती हूँ। वह लड़की उसे अपना आइसक्रीम देकर वहाँ से जाने लगती है। कुछ देर वह आइसक्रीम को अपने हाथ में लिए इम्तिहान को सोचने लगा, और सोचने के बाद इम्तिहान को अपनी भूल का एहसास होता है। वह उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाता। अब उसे वह उस लड़की का चेहरा देखने की इच्छा होती है। वह उससे कहता है, क्या मैं तुम्हारा चेहरा देख सकता हूँ? अंधेरे के कारण तुम्हारा चेहरा ठीक से देख नहीं पाया। कौन हो तुम? तुमने मेरे बारे में तो सब कुछ जान लिया, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताया। और तुमने सुसाइड करने की कोशिश क्यों की थी? तुम्हारे मन कैसे बदला? मुझे भी तो बताओ। अब मैं भी तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ। वह लड़की बताती है, मेरी माँ के मौत के बाद मेरे भी जीने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी को दोबारा मौका दिया और इस बात की खुशी है। और रही बात मेरे चेहरे देखने की, तो अगली बार जब मिलेंगे तो अपना चेहरा ज़रूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए तुम्हें ज़िंदा रहने की ज़रूरत है। वह लड़की आगे जाने लगी। किमतौन उसका पीछा करते हुए उसके पीछे जाता है, और वो लड़की लॉकेट को देकर कहती है, इसे बचा कर रखना, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, ये हमेशा हमें मिलने में मदद करेगा। और वहाँ से अपनी स्कूटी लेकर चली जाती है। किमतौन उस लड़की के बारे में सोच रहा था जिसने 3 साल पहले उसे सुसाइड करने से बचाया था। 31 दिसंबर की ठंडी काली रात, जिस दिन सारी दुनिया नए साल के आने का जश्न मना रही थी, उसी दिन किमतौन ने अपने जीवन को ख़त्म करने का फैसला किया था। लेकिन वह लड़की उसके जीवन में एक रोशनी की तरह आई और उसे ज़िंदगी जीने का मकसद सिखा गई। उस लड़की ने पिंक कलर की हुडी पहन रखी थी, जिससे कि उसका चेहरा ढका हुआ था, और ते ने उसका चेहरा नहीं देखा था। ते उसके बारे में केवल इतना ही जानता था कि वह लड़की ठंड के दिनों में भी आइसक्रीम खाती थी, और उसने जाने से पहले अपना एक लॉकेट ते की ओर फेंका था, और उसने कहा था कि ये लॉकेट उन दोनों को मिलाने में मदद करेगी। इसे वह संभाल कर रखे, क्योंकि यह लॉकेट उसकी माँ की आखिरी निशानी है। तब से लेकर आज तक किमतौन ने उस लॉकेट को संभाल कर रखा है। उस लड़की की तलाश भी की है। वह उस लड़की के बारे में कुछ नहीं जानता,
ना ही उसका नाम, ना उसका चेहरा और ना ही उसका पता। ते के दिमाग में सिर्फ उस लड़की की छवि है, लेकिन उसे पूरा भरोसा है वह उस लड़की को कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकाल लेगा। तभी एक फ़ोन कॉल रिंग होती है। कॉल उठाने पर ते के सामने से जिमिन बताता है, सर उस लड़की के बारे में हमें एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मिली है जिसे आपने ढूंढने की जिम्मेदारी हमें दी थी। यह सुनकर ते के इमोशनलेस फेस पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। वह जिमिन से कहता है, मैं अभी पहुंच रहा हूँ। इतना कहकर ते फ़ोन रख कर लॉकेट को देखते हुए कहता है, मैं बहुत जल्द ही तुम्हें ढूंढ निकालूंगा। वह दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे मिलूंगा। दूसरी तरफ जेके और इस तरह सिंड्रेला को अपना प्रिंस चार्मिंग उसे क्रिस्टल शूज पहनाकर अपनी रानी बना लेता है और दोनों की यह लव स्टोरी पूरी होती है। हाँ, मुझे मेरा प्रिंस चार्मिंग कब मिलेगा? जेके किताब बंद करके खुद से ही बातें कर रही होती तभी यूंगी, जब तू अपने सपनों से बाहर निकलेगी तब। यूंगी जेके को ताना मारते हुए कहती है। जेके पीछे पलट कर देखती है। यूंगी उसे पीछे खड़े होकर उस पर तंग कस रही थी। वह यूंगी से कहती है, तू फिर से आ गई मुझे परेशान करने। यूंगी जेके को बताती है, हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो गई है और रिजल्ट भी आ गया है। हमें जल्द ही इस हॉस्टल को खाली करना होगा। तूने कुछ सोचा है यहाँ से वापस जाकर क्या करेगी? मुझे तो परेशानी से नींद नहीं आती। कहीं मम्मा पापा मेरी शादी न करा दें। और तू है कि यहाँ सोकर सिंड्रेला की किताबें पढ़ रही है। जेके कहती है, यूंगी अब सिंड्रेला की किताबें ना पढूं तो क्या करूं? जिंदगी भर एजुकेशन बुक पढ़कर दिमाग पक गया है। यह किताब थोड़ा सा रोमांस तो हमारे जीवन में लाती है, वरना कॉलेज में तो एक भी बॉयफ्रेंड नहीं बना, सिंगल के सिंगल ही रह गए। यूंगी जेके की टांग खींचते हुए बोली, तो तूने बॉयफ्रेंड क्यों नहीं बनाया? तुझे ही तो परफेक्ट बॉयफ्रेंड चाहिए। मैंने तो कितनी बार कहा क्यों ही किसी से दोस्ती कर ले और जवानी में थोड़ा सा टाइम पास करके बीत जाएगा, लेकिन तुझे तो एक लॉयल बॉयफ्रेंड चाहिए जिसे तू शादी भी कर सके। और आज के समय में ऐसे बॉयफ्रेंड नहीं मिलते। जेके यूंगी से कहती है, तो मैं क्या करती? तू तो जानती है मैं दिखने में ज़्यादा खूबसूरत भी नहीं हूँ, साधारण सा चेहरा है मेरा। आज के ज़माने में जहाँ रूप की पूजा होती वहाँ गुड़ का कहाँ काम आने वाला है। जो भी बॉयफ्रेंड आज तक मिला या तो कोई मेरे ज़रिए मेरी सहेलियों से दोस्ती करना चाहता था या फिर एक नंबर के छिछोरे, लेकिन मुझे एक बॉयफ्रेंड चाहिए जिससे मैं अपने दिल की सारी बात कह सकूं, जो कि आज तक मुझे नहीं मिला। जिसे देखो ब्यूटीफुल गर्ल्स के पीछे ही भागते हैं। मुझे ऐसी साधारण सी लड़की को भला कौन पसंद करेगा? इसलिए किताबों से ही जी बहला लेती हूँ। यूंगी जेके को हौसला देते हुए कहती है, तू चिंता मत कर, तेरे जीवन में भी तेरा प्रिंस चार्मिंग जरूर होगा, जिसे रूप से नहीं गुण से प्यार होगा। वैसे भी हमारे कॉलेज की नंबर 1 स्टूडेंट है तू। लेकिन कुछ भी सोचा है इस एजुकेशन को पूरा करने के बाद आगे के जीवन में क्या करने वाली है? मेरे पापा मम्मी तो मेरी शादी करा देंगे। वैसे भी मैं भी पढ़ना नहीं चाहती, लेकिन जहाँ तक मैं तुझे जानती हूँ तेरा तो सपना है बड़ी कंपनियों में काम करने का। बड़ी पहुँच की ज़रूरत होती है जो कि मेरे पास नहीं है। टैलेंट के बलबूते पर मैं कुछ करने की सोच रही हूँ, लेकिन पापा उन्होंने तो और परेशान करके रखा है। माँ जब तक जिंदा थी नाना जी सब संभालते थे। उसके दिए हुए घर के किराए के कारण ही मेरी एजुकेशन पूरी हुई। तो अच्छा हुआ कि
नाना जी ने उस घर की कागज माँ के नाम पर किए हुए थे, वरना पापा अपनी जुए की लत के कारण ऐसे आज तक हर चीज को बेचकर जुआ खेलते आए हैं। वैसे ही इस घर को भी बेच देते। अब नाना जी और मैं तो इस दुनिया में ही हैं, लेकिन पापा और अब चाहे अच्छे हो या बुरे, लेकिन वह मेरी जिम्मेदारी है। बस किसी तरह वह अपनी जुए की लत छोड़ देते तो मेरी ज़िंदगी और भी अच्छी हो जाती। वैसे वह किराए का घर खाली करने के लिए मैंने कह दिया है, क्योंकि मैं वहाँ वापस जा रही हूँ। तभी जेके का फ़ोन रिंग होता है। जेके जब फ़ोन उठाती है तो उस पर जो इंसान था उसकी बात सुनकर जेके चौंक जाती है। वह एकदम से खड़ी हो जाती है और कहती है, मैं अभी पहुंच रही हूँ। युंगी के पूछने पर जेके उसे बताती है, मेरे पापा नहीं उस घर को भी गिरवी रख दिया है और उससे बेचकर जुआ खेल गए। अब घर भी मेरे हाथ से निकल गया। घर में लोन शार्क वाले आए हैं और उन्होंने घर में बहुत तोड़फोड़ की है। पापा भी घायल हो गए हैं। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना होगा। युंगी जेके से कहती है, तू आराम से जाना और जो भी बात होगी मुझसे बताना। तो आज का पार्ट में ही एंड करती हूँ। आज ते ने सारी फ्लैशबैक बताई है अपनी कि किस तरह से वो जेके से मिला था, लेकिन जेके का चेहरा नहीं देख पाया है और ना ही उसका नाम पूछ पाया था। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि जेके के डैड और जेके अब आगे क्या करेंगे जब उसके पास घर ही नहीं है। तो क्या यार, मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। कमेंट ज़रूर करिएगा। मुझे अच्छा लगा था, तब मैंने स्टोरी इतनी लेट में भी दी थी, फिर भी उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए। मैं स्टोरी आज देने वाली थी आज से, लेकिन मैंने जब उसे बना लिया था तो मैंने कहा उसी टाइम में पोस्ट कर दूँ, मेरी आर्मीज़ को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो बाय आर्मीज़।